नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस के क्लास के संदर्भ में जो प्रमुख विषय है राजनीति शास्त्र, उस विषय के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूपीएच का एक पेपर है उसमें जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट यूपीएच के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 7। कौन सा यूनिट चर्चा करेंगे? यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 में हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित जो प्रश्न है उसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे न्यायपालिका से संबंधित आप देखेंगे क्वेश्चन एक बना, यूपीएच में पहला ही क्वेश्चन बना है यूनिट 7 में कि भारत संविधान में जो संरक्षक के रूप में, ठीक है, संरक्षक के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करिए। तो संविधान में जो क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। तो न्यायालय की भूमिका, तो आपसे यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछ सकता है, उच्च न्यायालय से के बारे में पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए न्यायपालिका के संदर्भ में। तो आप जानते हैं कि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे पहली बात, भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है वो एकीकृत है। सबसे टॉप पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना जरूरी है। आइए देखते हैं न्यायपालिका परिचय। देखिए, भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। जो भारत की न्यायपालिका है वो हमारे संविधान में कार्यपालिका और विधायिका से अलग जो है एक स्वतंत्र जो है पृथक स्वतंत्र निकाय जो बॉडीज है बनाया गया, संवैधानिक आयोग है बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है लोकतंत्र के 3 अंगों में से न्यायपालिका ही विधायिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कानूनों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि लोकतंत्र के 3 अंगों में से जो न्यायपालिका है, ठीक है, उसमें ये क्या करता है कि विधायिका और तथा कार्यपालिका द्वारा जो भी निष्पादित कानून है उन्हीं की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, वैध तरीके से विवाद का समाधान न्यायपालिका का मूल सिद्धांत है। वैध है उससे संबंधित जो एक विवाद है उसका समाधान जो है न्यायपालिका का आप देखेंगे एक मूल सिद्धांत है। ठीक है, ये बात आप जरूर मेंशन करेंगे न्यायपालिका के संदर्भ में। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में समझाइए, तो इस सारी बातों को आप नोट करेंगे। ठीक है, कई निर्णय विधियों के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि न्यायपालिका भारत के संविधान की संरक्षक है। न्यायपालिका क्या है? संविधान का संरक्षक है, गार्जियन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे निर्णय से और विधियों के माध्यम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। यह प्रणाली भारत में ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक प्रणाली से अपनाई गई है या विरासत में मिली है। यह जो प्रणाली है भारत में न्यायपालिका की, यह ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक प्रणाली से अपनाई गई है या विरासत में मिली है। न्यायपालिका का प्राथमिक जो कार्य है वो क्या है? न्याय प्रदान करना। ये सब सारी बातों को आप मेंशन करेंगे। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? न्याय प्रदान करना। ठीक है, थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में देखिए कुछ ऐतिहासिक विवरण है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत में कानूनी व्यवस्था धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति, श्रुति और स्मृति द्वारा संचालित की जाती थी। प्राचीन समय में भारत में कानूनी व्यवस्था धार्मिक ग्रंथ जो है मनुस्मृति, श्रुति और स्मृति द्वारा संचालित की जाती थी। ठीक है, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
वर्ष वर्ष जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को बाद में लेटर्स पेटेंट एक्ट 1774 द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1774 द्वारा अभिलेखों का न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया था। ऐतिहासिक विवरण है ये सब। ठीक है। तो ये बात आपको जानना है, बेसिक बातें ये हैं। ठीक है। अब देखिए भारत की न्यायपालिका की जो विशेषताएं हैं उसे भी हम आपको बता दें, क्योंकि लिखने में ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका की विशेषताएं, विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की जो न्यायपालिका है विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। ठीक है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की जो विश्व की सबसे जो है पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है ये। ठीक है। देश की न्यायिक संरचना का उपयोग देश के कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उन्हें लागू करने के लिए किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्हें लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब एकीकृत न्यायिक प्रणाली के बारे में आपको हमने बताया कि भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो एकीकृत है। भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो कैसा है, एकीकृत है। ठीक है। एकीकृत है अर्थात कि भारत में एकीकृत एवं अद्वितीय न्यायिक प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत पदानुक्रम में शीर्ष पर है, जो आपको हमने बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जिला न्यायालयों और निचले न्यायालयों से मिलकर एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम है। ठीक है। एक सुव्यवस्थित जो है पदानुक्रम दिया गया। ठीक है। इस बारे में भी आपको हमने बताया है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। देखिए इंग्लैंड में संवैधानिक प्रणाली संसदीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें शक्ति पृथक्करण को मान्यता नहीं दिया गया है। इंग्लैंड में जो संसदीय प्रणाली है उसमें शक्ति पृथक्करण को नहीं मान्यता दिया गया है। ठीक है। तो ऐसा आंशिक रूप से भारत में भी होता है, क्योंकि भारत में संसदीय और संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत मिश्रित हैं। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष तरीके से अर्थात किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सब स्वतंत्रता का अर्थ यह है किसी बाहरी दबाव, ठीक है, से मुक्त होकर निष्पक्ष तरीके से अपने निर्णयों को देना। ठीक है। न्यायिक सक्रियता एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यायिक सक्रियता शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। जब आप न्यायपालिका के बारे में लिखेंगे इन सारे बातों को भी मेंशन करेंगे। ठीक है। न्यायिक सक्रियता शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा विगत कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जिसमें सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के अनियंत्रित व्यवहार के संदर्भ में भारतीय लोगों के बीच एक बड़ी वैधता हासिल है। ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं आपको न्यायपालिका के संदर्भ में और बातों को, सबसे पहले तो मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता दूं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप देखने का प्रयास करें। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है। देखिए इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया और भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, इस सब सारी बातों को आप मेंशन करेंगे जब आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखेंगे। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक हुई। अनुच्छेद 124 147 के अंतर्गत न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है न्यायपालिका के बारे में, सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का शीर्ष न्यायालय है, जो आपको मैंने बताया है। किसी भी मामले का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। किसी भी मामले को निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 33 न्यायाधीशों और एक भारत के मुख्य न्यायाधीशों से होता है। ठीक है, वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई और 33 अन्य न्यायाधीश है, लेकिन संसद के पास यह शक्ति है कि इनकी संख्या को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्राधिकार के बारे में। क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार इनके पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो क्षेत्राधिकार है वो आप देखेंगे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार है। और बहुत विस्तृत जानना है आपको तो आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, एक क्लास हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पे लिया है। ठीक है, जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट से संबंधित है, तो वहां पे मेंशन है, लेकिन ये लिखने के लिए पर्याप्त है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132 और 133 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी कि किसी भी मामले का जो अपील का सबसे अंतिम जो प्राधिकारी है, ठीक है, कि आप अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास, इनका क्षेत्राधिकार है सलाहकारी प्रवृत्ति का। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है, कुछ ऐसे अंतर्गत मामलों के संदर्भ में क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार है, कि जो भी इनका डिसीजन होगा उसका समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, वो समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, फिर जनहित याचिका के रूप में विशेष क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका के पास। इस सारी बातों को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शक्तियां की बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखिए, संवैधानिक मामलों की सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है, शक्तियां हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, अभी हम अब आपको 143 बताए हैं ना, जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। संविधान के निरीक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। अवमानना के लिए दंड देना, अभिलेखों का न्यायालय होना, ये सब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार है, शक्ति है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे और भी शक्तियां, जैसे न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान करना। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसका समाधान करना। ठीक है, अन्य न्यायालयों से स्वयं तथा एक उच्च न्यायालयों से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को हस्तांतरण करना, यदि एक न्यायालय से एक उच्च न्यायालय से मामला उठाकर अपने पास मंगवा लेना, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, जैसे केंद्र स्तर पर, देश स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका है जो प्रमुख है। ठीक है, सबसे टॉप पे है। उसी प्रकार राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। उच्च न्यायपालिका, ठीक है, यह किसी राज्य का शीर्ष न्यायालय है। यह क्या है? किसी राज्य का क्या है? शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, दो राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्या है? अधीन है, जो उच्च न्यायालय है। ठीक है, वर्ष 1858 में प्रस्तुत विधि आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय जो है अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसका जो वर्णन है आप देखेंगे, राज्य न्यायपालिका का जो वर्णन है, राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय को भारत के संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231, इस बात को भी आप मेंशन करेंगे कॉपी पे, कि राज्य न्यायपालिका को भारत के संविधान में
अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के अंतर्गत कवर किया गया है। ठीक है, कवर किया गया है। ठीक है, अब इनका क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। इनका क्षेत्राधिकार तो देखिए, अनुच्छेद 225 के अंतर्गत इनका भी एक मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट का भी क्षेत्राधिकार है, 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में। और जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, जैसे इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, तो इनका भी ये पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा शक्तियों के बारे में बात करें उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में देखिए, इनको भी अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। ये इनका भी अगर कोई अवमानना करता है कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो इसके लिए भी ये दंडित देने का इनके पास एक अधिकार है। ठीक है, दंड दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अनुच्छेद 228 के अंतर्गत यदि विधि पर कोई प्रश्न उठता है तो इससे संबंधित अपील पर सुनवाई कर सकते हैं। यह विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर ये अपील अगर कोई करता है तो इससे सुनवाई कर सकते हैं जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, इनका जो व्यवहार है वो कैसा है, परामर्शात्मक है, यानी कि परामर्श के रूप में है। ठीक है, मौलिक अधिकार वाला मामला आपको बताए ही है कि 226 आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से परे रीट का विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब आते हैं जो लास्ट में सबसे नीचे है। ठीक है, वह है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट आप देखते हैं सबसे निचले पायदान पे है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अरे सर नमस्कार, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय जो है राज्य में उच्च न्यायालयों के अधीन निचले न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है आपका देखेंगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप देखते हैं तो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं यह उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं। जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उन्हीं के अधीन कार्य करते हैं और निचले न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं। यह जिला न्यायालयों और अन्य निचले न्यायालयों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अन्य न्यायालय के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ठीक है, इन न्यायालयों को जो वर्णन किया गया संविधान में वो देखेंगे अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक। आर्टिकल जो है 233 से लेकर 237 तक जो है इनकी संवैधानिक उपस्थिति के बारे में बताया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया अनुच्छेद 124 से लेकर के, ठीक है, फिर आपने देखा कि 214 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया, उसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसका भी वर्णन संविधान में विधिवत किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत है। इस प्रकार जब आप कभी भी ऐसे प्रश्न को लिखेंगे, ठीक है, और जाहिर सी बात है न्यायपालिका के संदर्भ में आएगा कि न्यायपालिका के तीनों जो कार्य प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके संदर्भ में जो इनकी शक्तियां हैं इसका संवैधानिक वर्णन करिए, तो इन सारी बातों को आप जरूर मेंशन करिए। ठीक है, देखिए राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है, जो राज्य का राज्यपाल होता है यह उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन आप देखेंगे कि आर्टिकल 233 में बहुत अच्छे से बताया गया है। आर्टिकल 233 में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अदर न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो लोक सेवा आयोग के द्वारा उसके परामर्श से किया जाता है, वही राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो राज्य का जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्य का राज्यपाल जो उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। ये बहुत अंतर की बात है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के समय वह उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है,
लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में किया जा रहा है तो राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका वर्णन कई प्रकार है, जैसे आप देखेंगे सिविल न्यायालय, ठीक है, फिर आपराधिक न्यायालय है, ठीक है, सिविल न्यायालय में आप देखेंगे जिला न्यायाधीश इसमें भी आते हैं, ठीक है, फिर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश आते हैं, प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश आते हैं, मुंसिफ न्यायालय होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे आपराधिक में देखेंगे आपराधिक न्यायालय में तो सत्र न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं आपराधिक न्यायालय में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होते हैं, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसका भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, एक सिविल मामलों में, एक आपराधिक मामलों में, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि न्यायपालिका के संदर्भ में संरचना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। तो ये रहा न्यायपालिका के संदर्भ में, ठीक है। हमने संरचना देखा, तमाम सारी बातें जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस जो न्यायपालिका है यूनिट 7 में आपका ये है बीए सेमेस्टर फर्स्ट में, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए न्यायपालिका संरक्षक के रूप में, न्यायपालिका का वर्णन करिए, तो आप विधिवत इस बात को लिखिए। जय हिंद।